हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रोकड़ बजट को समझने जा रहे हैं। रोकड़ बजट 3 विधियों से बनाया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान विधि, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। इसमें सारी प्राप्तियां, चाहे वो व्यापारिक हो गैर व्यापारिक हो, सारी प्राप्तियों को जोड़कर उसमें से सारे ही भुगतान घटा दिए जाते हैं और इसको ओपनिंग बैलेंस के साथ में समायोजित करके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ज्ञात किया जाता है। दूसरा है समायोजित लाभान्वित खाता विधि, एडजस्टेड P&L अकाउंट मेथड। ये उसी प्रकार से बनाया जाता है जैसा कि हमने फंड फ्लो और कैश फ्लो में बनाया। तो कैश फ्लो में जैसे हम कैश कंप्यूट करते हैं, ठीक उसी प्रकार एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाकर उसमें नेट प्रॉफिट को आधार बना के नेट प्रॉफिट में जो भी डेबिट कर दिए गए हैं नॉन ट्रेड और नॉन कैश आइटम्स, उनको समायोजित करके कैश का बैलेंस ज्ञात किया जाता है। प्रक्षेपित चिट्ठा विधि, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड में सारे ही संपत्तियों और दायित्वों के अनुमान लगाकर आने वाले अवधि में कि इनमें क्या परिवर्तन की संभावना है, कैश कहते हैं, बाकी सभी में अनुमान लगा लिए जाते हैं और लायबिलिटी और एसेट साइड में उन आइटम्स को लिख कर कैश का बैलेंस ज्ञात कर लिया जाता है। अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर एसेट साइड में कैश का आ जाएगा और अगर एसेट ज्यादा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये विधियां वर्क करती हैं। पर मुख्यतः सवाल को हल करने के दृष्टिकोण से अगर प्रश्न में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया हो तो हमेशा प्राप्ति एवं भुगतान विधि ही काम में ली जाती है। तो उसी के लिए हम एक व्यवहारिक प्रश्न सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें हम कैश बजट बनाते हैं। सवाल में ये कह रखा है कि सन 2020 में सेल्स, परचेज, वेजेज और एक्सपेंसेस 4 आइटम हमें दे रखे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का यहां पर ये कहा गया है कि अप्रैल, मई और जून ये जो 3 महीने हैं इनकी जो वैल्यू है वो बजटेड है और ये जो 3 महीने हैं वो एक्चुअल है। इसका मतलब हुआ कि हमें 2020 में अप्रैल, मई और जून इन 3 माह का बजट बनाना है। ये वैल्यूज दे रखे हैं, वैल्यू को मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं, इन वैल्यू को हम कैलकुलेशन करते समय काम में ले लेंगे। नीचे दे रखा है कि जो क्रय है यानी कि जो परचेज है ये क्रय का 10% और विक्रय है, विक्रय यहां पर है सेल्स, विक्रय का 20% नकद में किया जाता है। यानी कि जो भी फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगर आधार बना लूं तो 80,000 का 20% नकद में बेच दिया जाता है। 16,000 रुपए तो नकद प्राप्त हो जाते हैं। जनवरी महीने की सेल्स है तो जनवरी में ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही क्रय का 10% परचेज ये है तो 45,000 का 10% करेंगे तो 4,500 रुपया, 4,500 रुपया नकद भुगतान उसी महीने में कर दिया जाता है, क्रय के लिए भुगतान और विक्रय से प्राप्ति। फिर बोलता है औसत उगाई अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाफ मंथ। यानी कि 1 से लेके 15 तारीख तक अगर कोई उधार विक्रय हुआ है तो वो प्राप्त हो जाएगा 16 से लेके 30 तक में, और जो 16 से 30 तक का भुगतान है वो आने वाले महीने में प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको विलंबित वाले अवधि में भी अपन बात कर सकते हैं कि इस महीने की उधार बिक्री का आधा कब प्राप्त होगा, अगले महीने में। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राप्ति को देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर मंथ में कौन कौन सी प्राप्तियां हुई। तो 20% तो नकद प्राप्त हो गया और फिर हमें कौन सा मिलेगा, आधा इसी महीने का, जो मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है कि उसी माह का विक्रय का 20% और उसी माह की उधार बिक्री का, उधार बिक्री कितनी हुई, 20% नकद है तो 80% उधार हो गया, उसका 50%। तो उसी महीने की उधार बिक्री का 50% और पिछले माह की उधार बिक्री का 50%, ये 3 चीजें प्राप्त होंगी क्योंकि आधा महीने की उधार है। इसको अगर अपन कैलकुलेट कर लें तो इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अभी हम जब बजट बनाते हैं तो इसको फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले इसकी भाषा समझ लेते हैं। औसत भुगतान अवधि यानी कि एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड जो है वो 1 माह का है। यानी कि जब हम लेनदारों को से जब माल खरीदते हैं, सप्लायर से जब हम माल खरीदते हैं तो 10% तो नकद चुका देते हैं, अब उधार बचा 90%।
1 महीना बाद में हम उसका भुगतान करते हैं तो इस महीने का भुगतान हम अगले महीने में करेंगे। लेकिन हमारी प्रश्न वापस वही बात कि जब हम कैश बजट बनाएं तो ये ध्यान रखें किसी पर्टिकुलर मंथ में भुगतान कौन कौन से हो रहे हैं, तो पिछला वाला भुगतान यहां पर आप करें, पिछले महीने का 90% का भुगतान आप यहां करें, यानी कि उसी माह के क्रय का 10% भुगतान कर रहे हैं और पिछले माह का 90% भुगतान करें। ये 2 प्रकार के भुगतान हम क्रय के लिए करेंगे इस भाषा के आधार पर। फिर मजदूरी का भुगतान अर्धमासिक, तो ये वेजेज है। अर्धमासिक का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 15 तक का भुगतान 16 से लेके 30 तारीख तक भुगतान हो जाएगा, यानी कि आधा तो उसी माह का और आधा कब करेंगे, 16 से लेके 30 तक का अगले माह में। तो ये आगे वाली अवधि के हिसाब से हम बोल रहे हैं। वापस वही बात करें, किसी पर्टिकुलर मंथ में भुगतान कौन सा होगा, उसी महीने का आधा और आधा अपन पिछले महीने का करेंगे। पहले 15 दिनों में पिछले महीने का करेंगे और अगले 15 दिनों में इस माह का भुगतान हम करेंगे। तो इस प्रकार से मजदूरी की राशि पेमेंट की ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में बोलता है 1/4/2020 को रोकड़ और बैंक का शेष 15,000। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फर्स्ट मंथ ऑफ बजट इज अप्रैल, देन मई, देन जून। प्रत्येक माह इतना ही शेष रखकर आधे के 1,000 के गुणक में बैंक में स्थायी जमा में हस्तांतरण कर देंगे। तो एफडी के लिए हम ट्रांसफर कर देंगे बैंक में, भुगतान की तरह, पेमेंट की तरह हो जाएगा। कैश बैलेंस बचेगा कितना, तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कर रखिए, 1,000 के गुणक में ही ये पैसा जाना है। इसका मतलब अपने को जो एफडी में ट्रांसफर करना है वो 1,000 के मल्टीपल में होना चाहिए। जो बैलेंस बचेगा वो एग्जैक्ट 15,000 नहीं बचेगा, 15,000 का शेष, यानी इसके अनुपात में, यानी 14,500 से ज्यादा और 15,500 से कम, इतना शेष बचेगा। अगर ये 1,000 के गुणक नहीं लिखा होता तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हर महीने में कितना होता, 15,000, और डिफरेंस का जो भी अमाउंट होता वो एफडी में चला जाता। परंतु एफडी में 1000 के मल्टीपल में है, इसलिए कैश का बैलेंस 14,500 से 15,500 के बीच में, यानी कि ऑन एन एवरेज 15,000 इज मेंटेन्ड एज क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द मंथ। तो हमें जब बजट बनाना है, कैश बजट, तो 3 महीने का बनाना है। कौन से महीने, 2020 के 3 महीने, अप्रैल, मई और जून। स्टार्ट कहां से करें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से। जो प्रश्न में दे रखा है 15,000 रुपया, यहां पर भी आएगा, लेकिन वो जो क्लोजिंग बैलेंस है अप्रैल का वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, यानी कि पहला कॉलम कंप्लीट होगा तब हम आगे जा पाएंगे। इसमें सारी रिसिप्ट जोड़ दें, जितनी भी रिसिप्ट है वो जोड़ना है। तो सबसे पहले कैश सेल्स है, कैश फ्रॉम सेल्स, बजाय कॉलम के। मैं ये कुछ कैलकुलेशंस पहले रो वाइज कर लेते हैं ताकि एक साथ समझने में आसानी हो जाएगी। तो एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे शो कर रखी है। अप्रैल महीने में क्या होगा कि जो नकद विक्रय है, यहाँ पे वैल्यू देखें, अप्रैल महीने का सेल्स है 90,000, तो 20% तो नकद है, यानी 18,000 रुपए, तो ये यहाँ पर यही आ गया। फिर कहा है अपने को कि इसके लिए लाइन क्या है, औसत एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाफ मंथ, आधा पिछले महीने का और आधा इसी महीने का। देनदारों से कैसे मिलेगा, 90% जो उधार है, यानी 80% उसका, क्योंकि 20% तो कैश मिल गया तो 80% उधार हो गया। इसका 50% सेम मंथ का, और पिछले महीने की बिक्री, अप्रैल में पिछला महीना कौन सा हुआ, मार्च हुआ, मार्च की बिक्री कितनी है 75, उसमें भी 20% नकद था तो 80% करना है यहाँ पर। तो 80% ये क्रेडिट सेल्स ऑफ प्रीवियस मंथ मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो ये 36,000 और 30,000 दोनों मिला के
66,000 रुपया जो है ये फ्रॉम कैश फ्रॉम डेटर्स। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होगी। यहीं पर वापस देखें, अप्रैल के बाद में इसी जगह पर देख रहे हैं हम, मई में नकद विक्रय कितना, तो मई का विक्रय ले 85,000 यहां पे आपको लेना है। 85,000 का 20% करें तो ये 17,000 रुपये हो जाएगा। ये कैलकुलेशन हो गई। तो यहां पर 17,000 रुपया। फिर उसके बाद में देनदारों से कितना मिलेगा, तो सेम मंथ का यहां पर आपको 85,000 का लेना है। सेम मंथ का 85,000 का 20% वहां चला गया तो 80% यहां रखना और फिर 50% यहां पर। तो 85,000 में से इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि 85,000 में से का 80% कर ले और फिर उसका 50% कर ले, तो ये 34,000 रुपए यहां पर आएगा। 34,000 ऐसे यहां पर देखिए, मई महीने से पहले वाला महीना उसकी बिक्री है 90,000, तो यहां पर 75 की जगह पे क्या हो जाएगा 90,000। ये परिवर्तन हो गया। देखिए आप ब्लू कलर से आपको दिख रहा है। तो 90,000 का 80% कर ले, 90,000 का आप 80% करेंगे और फिर उसका 50% करेंगे तो ये 36,000 रुपया। तो दोनों मिला के ये हो गए 70,000 रुपया। तो देनदारों से प्राप्ति यहां पर 70,000 रुपया, यानी कि ये तीन राशि जोड़नी है। ऐसे मार्च के मई के बाद में अब आप करेंगे जून। मई के बाद में आप कर ले इसको जून। जून महीने में देखिए क्या हो रहा है, 80,000 रुपए का विक्रय है। तो यहां पर 80,000 करेंगे, 80,000 का 20% करते ही हो जाएगा 16,000। फिर यहां पर भी 80,000, 80,000 का 80% करें 64 का 50% करें 32,000। फिर जून महीने में जून से पिछले वाले माह की बिक्री का उधार विक्रय का आधा, तो यहां पर 85,000 का उधार विक्रय है 80%, क्योंकि 20% नकद है। इसका 50% करें तो 85,000 का 80% करके इसका 50% अगर करेंगे तो ये 34,000 रुपये आ जाएगा। तो यहां पर 34,000 रुपये और दोनों का योग जब अपन करेंगे तो ये राशि आ जाएगी 4 और 2 6, 66,000 और 16,000 ये हम पहले यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो कैश एक साथ भी जोड़ के बता सकते हैं, परंतु नकद विक्रय है तो उसी समय हो रहा है, उसको पहले ले लें। और उधार विक्रय देनदारों से प्राप्ति है, ये कलेक्शन है, तो ये अलग अलग अपन शो कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन सेल्स की रहा करती है, तो वो यहाँ पर हो गई। इसके अलावा प्रश्न में कोई भी प्राप्ति और दे रखी है, देखिए परचेज के लिए पेमेंट होगा, वेजेस के लिए पेमेंट होगा, एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट होगा। यहाँ पर और कोई भी प्राप्ति नहीं दे रखी है। अगर यहाँ कहे कि भवन इतने रुपए में बिकेगा, उस वाले महीने में बिकेगा, तो उस वाले पर्टिकुलर एक महीने में भवन के विक्रय से राशि आ जाएगी। ऐसे शेयर कैपिटल जारी की जाएगी, तो जिस महीने में आप जारी कर रहे हैं उस महीने में प्राप्ति हो जाएंगी। तो जो भी प्रश्न में प्राप्ति बता रखी है किसी भी तरीके से अगर रोकड़ के रूप में वो प्राप्त हो रही है तो वो यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। फिलहाल इसके अलावा और कोई प्राप्ति नहीं है, तो आप ओपनिंग बैलेंस के साथ में इन सबको जोड़ ले तो ये ए हो जाएगा, बैलेंस प्लस रिसिप्ट्स ऐड कर ले। तो पहला कॉलम ही कर रहा हूं मैं, $99,000, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये टोटल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट कॉलम को चलने दीजिए, कैलकुलेशन सारी कीजिए लेकिन टोटल हमेशा कॉलम वाइज कीजिए। इसमें से सारे पेमेंट अपने को योग करके घटाने हैं। तो पेमेंट्स में सबसे पहले तो क्रय का
तो क्या लाइन दे रखी है अपने को, क्रय का 10% तो नकद है, यानी उसी महीने के क्रय का हम अप्रैल का बजट बना रहे हैं, तो अप्रैल महीने देखेंगे 50,000 का 10%, 5,000 तो नकद पेमेंट हो जाएगा, तो कैश फॉर परचेज के लिए आपने 5,000 रुपए तो ये दे दिया। मैं पहले इसी को कंप्यूट कर लेता हूं। हर महीने में उसी माह की बिक्री का 10%, तो मई महीने में आ जाएगा 4,500 और जून महीने में आ जाएगा 3,500। एक तो हो गया कैलकुलेशन ये। फिर उसके बाद में भुगतान है एक महीने बाद में, यानी कि पिछले 10% नकद है तो 90% उधार हो जाएगा। तो किसी भी महीने में जो पेमेंट जो आप करेंगे टू क्रेडिटर्स, वो कितना करेंगे, 90% ऑफ द प्रीवियस मंथ। तो जब हम अप्रैल महीने में हैं तो इसका 90% यानी 42,000 का 90% अपने को पेमेंट करना है। तो 42,000 में से 10% कैश है, तो 90% हुआ उसका 37,800। ये यहां पर भी दर्शा रखा है। नकद क्रय 50,000 का 10% जो यहां पर है ये रहा, और लेनदारों को 42,000 का 90% यानी कि 37,800, चाहे ऐसे ज्ञात करें चाहे वैसे ज्ञात करें। ये राशि यहां पर इस प्रकार से बता दी जाएगी। ऐसे ही यहां देखें, मई महीने में पिछले महीने का 90%, मई महीने में पिछला महीना है अप्रैल के परचेज का 90% यानी कि 45,000, और फिर जून में मई महीने का 90% यानी कि 40,500। इसी प्रकार से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपने पेमेंट कर दिया परचेज के लिए। उसके बाद में वेजेस के लिए देखिए, वेजेस में ये क्या रखा, मजदूरी का भुगतान अर्धमासिक यानी कि आधा उसी महीने का और आधा पिछले महीने का भुगतान अपने को इस महीने में करना है, और इस महीने का आधा अगले महीने में करना है। हम केवल किसी पर्टिकुलर मंथ की बात करें तो मंथ में कौन सा भुगतान, पिछले महीने का आधा और इस महीने का आधा। तो वेजेस में देखिए, अप्रैल महीने में है अपन, अप्रैल का अमाउंट है 24,000, तो 24,000 का आधा तो 12,000 और 22,000 का आधा 11,000, 12 और 11 23,000 रुपए यहाँ पे 23,000। सिमिलरली 50% of the same month it is 10,000 and 50% of the previous month means 12,000. 12 plus 10 22,000. And for June month 50% of the same month 9,000, 50% of the previous month 10,000, 10 plus 9 19,000 will be paid for wages in each of the month according to the condition. उसके बाद में एक्सपेंसेस के लिए कोई सूचना नहीं है, तो जब हो रहा है तभी पेमेंट करना है। इसमें अगर कोई लैगिंग पेमेंट हो तो एडजस्टमेंट कर लेंगे हम उसी का, फिलहाल नहीं है। तो अप्रैल महीने में ये 7,000, फिर 6,000 और फिर 5,000। कॉलम वाइज टोटल करें पहले, ये हो गया बी। इनका योग कर लीजिए। I think it is 72,800। तो 72,800 अगर यहाँ पर ये राशि है, ऊपर 99,000 है, तो ए में से बी का सब्ट्रैक्शन कर लें तो ये कैश बैलेंस आ जाएगा। कैश बैलेंस कह लें, चूंकि अपने को एफडी में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर इसमें हम सरप्लस कह लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कैश बैलेंस लास्ट में बच जाएगा। तो इसको हम फिलहाल सरप्लस कह लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अदरवाइज अगर ये नहीं होता, कितना शेष रखना है और बैंक में ट्रांसफर करना है, तो यही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हो जाता है।
इसको समझ लेते हैं अपन कि इन दोनों का अंतर अगर अपन कर लें 2 3 6 and 2 26,200। देखिए यहां पर इसमें से माइनस करना है ट्रांसफर टू बैंक फॉर FD एज पर क्वेश्चन वी हैव टू ट्रांसफर टू बैंक एज पर क्वेश्चन। तो यहां पर एक बहुत विशेष बात जो दे रखी है वो ये कि इन द मल्टीपल ऑफ 1000 इट विल बी ट्रांसफर टू बैंक फॉर FD। यहां पर अगर ये 3 जीरो पहले लिख दिए जाएंगे तो 200 रुपए का बैलेंस यहां पर बचेगा, एक बार। दूसरा, ये 500 से कम है इसलिए यहां पर आपको 15,000 लेना है। 14,500 से 15,000 के बीच में अगर राशि है तो हम कहेंगे कि ऑन एन एवरेज वी आर मेंटेनिंग ₹15,000 बिकॉज ट्रांसफर टू FD इज इन मल्टीपल ऑफ 1000। सो अगर 15,000 यहाँ पे लिख देंगे तो फिर यहाँ पर बचेगा आपके पास में 11,000 रुपए। सो 11,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू बैंक फॉर FD and 15,200 is the closing cash balance। इतना रुपया रह जाएगा। और ये 15,200 आप देख रहे हैं, ये वाला जो अमाउंट है यहां पर आ जाएगा 15,200। ठीक है, तो वापस ये भी इसी प्रकार से आपको योग करना है। 1,02,200 and sum of payment, all payments 77,500। B, A minus B, this minus this is surplus, subtract कर लें। 24,700 again in the similar manner because we have to transfer to FD in multiple of 1,000। so यहाँ पर 3,000, तो बैलेंस जो बचेगा वो 700। यहाँ पर चूंकि ये 700 है, it is more than 15,000, on an average we have to maintain a balance of ₹15,000। so 14,700 will be called approximately equivalent to 15,000 because in multiple of 1,000 we have to transfer to bank। so if it is 14,000, amount will be 10,000। so in the month of May 10,000 will be transferred to bank for FD and 40,700 will be maintained as closing balance। this amount is here as opening balance। find the sum। 96,700। similarly sum of the payments 68,000। difference of A and B, receipts total and payments total 28,700। सिमिलरली 1000 के बैलेंस में आपको ट्रांसफर करना है 700 रुपए यहाँ रखिए, यहाँ पे 15,000 रखना है, 14,000 करना पड़ेगा आपको। 14,000 रुपए 700 और यहाँ पर 14,000 रुपए बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि जून महीने का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 14,700 और जून महीने में FD के लिए ट्रांसफर हो जाएगा 14,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये कैश बजट हम बना सकते हैं। इसमें खास बात यही है कि जब हम उधार है तो आप उधार को बोलते तो यूं है कि कब पेमेंट किया जाएगा, पर हमें ये नहीं देखना कब किया जाएगा, हमें ये देखना है किसी महीने में कौन सा पेमेंट किया जाएगा, किसी महीने में कौन सी प्राप्तियां होंगी। इस आधार पे हम कैलकुलेशन ऐसे अरेंज कर लें, जो भी आपको क्लोज प्रश्न में दे रखे हैं उनको कैलकुलेशन वाले तरीके से अरेंज कर लें और फिर कैलकुलेट कर ले हर एक महीने का। तो ये कैश बजट इस प्रकार से बनाया जाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड पर। थैंक यू।